करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी को। मूवी ट्रू वॉर की स्टोरी है, उन सिपाहियों की स्टोरी जिन्होंने मौत को भी अपमानित कर दिया था। मौत खुद उनकी लाइफ लेने से शर्मा रही होगी। मूवी एक सीरियस मैसेज भी छोड़ती है कि एक सिपाही की वर्दी सिर्फ हिम्मत ही नहीं बलिदान भी मांगती है। जितने भी सिपाही बॉर्डर पर जाते हैं सभी को पता होता है कि उनकी यूनिफॉर्म उनसे हिम्मत के साथ बलिदान भी मांगेगी, पर फिर भी हमारे सोल्जर्स देश के लिए सब कुछ करने को रेडी रहते हैं। इस मूवी में 120 बहादुरों ने तब क्या किया था, ये जानने को वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में बताया जाता है कि ये 1962 की स्टोरी है, जब चाइना ने इंडिया पर धोखे से अक्टूबर में अटैक कर दिया था और फिर धीरे धीरे लद्दाख के दूसरे एरियाज पर भी कब्जा करते हुए आ रहे थे। चाइना को पता था कि अगर लद्दाख का एयरबेस वाला एरिया उनके कब्जे में आ गया तो जम्मू पर कब्जा करना इजी हो जाएगा। यहीं से 120 बहादुरों की स्टोरी स्टार्ट होती है। डे 18 नवंबर एक सोल्जर भागते हुए आ रहा है। वो कोई इम्पोर्टेंट मैसेज देने को बहुत दूर से आया है। सोल्जर उतना घायल नहीं है जितना बर्फ के तूफान में दौड़ते हुए थक चुका है। फिर बीच रास्ते में ही सोल्जर बेहोश होकर गिर गया। फिर कुछ टाइम बाद इंडियन आर्मी को रामचंद्र मिल जाता है और वे उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। रामचंद्र से एक कर्नल मिलने आता है और उसकी कंपनी के बारे में पूछने लगता है, पर रामचंद्र अभी सदमे में है। वो अकेले बोले जा रहा था कि वो अपने मेजर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वो उस मुसीबत में मेजर के साथ रहेगा। रामचंद्र कुछ भी बताने की हालत में ही नहीं था, तो डॉक्टर उसे सुला देते हैं ताकि रेस्ट करके थोड़ा आराम मिले। फिर रामचंद्र का पास दिखाया जाता है। रामचंद्र 3 डेज पहले ही आर्मी हेडक्वार्टर्स से फील्ड पर आया था। रामचंद्र का काम चाइल्ड कंपनी में रेडियो कमांडर का है। रामचंद्र को फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये फर्स्ट टाइम इतनी हाइट पर आया है, तो बाकी सोल्जर्स के जैसे फिट बिल्कुल भी नहीं था। रामचंद्र अपने लिए जैकेट मांगने लगता है, बट इसको जैकेट नहीं मिलती क्योंकि स्टाफ के पास है ही नहीं। रामचंद्र को बस एक गोली दे दी गई, जबकि ये अभी बीमार हुआ ही नहीं है। फिर राम अपनी चाइल्ड कंपनी के बारे में पूछने लगता है, तो इसको रिप्लाई मिला कि जहाँ कंपनी कम और मेला ज्यादा लगे वही है चाइल्ड कंपनी। चाइल्ड कंपनी के सोल्जर्स बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है। फिर ब्रिगेडियर चुसूल आता है और कर्नल के आगे का प्लान पूछते हैं, क्योंकि चाइना यहीं पर अटैक करने आने वाली है और ये एयरबेस बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है। कर्नल बताता है कि चाइना आर्मी जिस वे से आ सकते हैं उधर चाइल्ड कंपनी टॉप पर है, वही चाइना के मूवमेंट पर नजर रख रही है। ब्रिगेडियर को इस कंपनी पर डाउट होने लगता है क्योंकि वो तो प्लेन में लड़ने वाले सोल्जर हैं, उनसे हाइट पर लड़ना हार्ड होगा। बट चाइल्ड कंपनी के लिए वो प्लेस खुद उन्हीं के मेजर शैतान ने चूज किया है। ब्रिगेडियर शैतान के बारे में पूछने लगता है, बट शैतान तो अभी फील्ड में दुश्मनों को चेक करने गया है। शैतान ब्रिगेडियर को वेट करा सकता है पर दुश्मन इनका वेट नहीं करेंगे। तब मेजर शैतान को दिखाया जाता है। शैतान को पता था कि आगे दुश्मन सेना का स्नाइपर छिपा हुआ है, फिर भी शैतान उसकी रेंज में खुद आकर खड़ा हो जाता है। शैतान को पता था कि हवा इनकी साइड है, चाइना का स्नाइपर शूट नहीं कर पाएगा। बस इस कॉन्फिडेंस में शैतान स्नाइपर की रेंज में जाकर खड़ा हो गया ताकि वो शूट करे और चांस मिलते ही शैतान का सोल्जर स्नाइपर को डाउन कर दे। शैतान इनका नेम ऐसे ही नहीं पड़ा, ऐसे बहुत से कारनामे शैतान कर चुका है। अभी शैतान का प्लान वर्क कर गया और दुश्मन स्नाइपर मारा गया। फिर रामचंद्र चाइल्ड कंपनी में आ गया। चाइल्ड कंपनी में ऑलमोस्ट सभी सोल्जर्स सेम जगह को बिलोंग करते हैं, तो सभी काफी क्लोज हैं और मजाक मस्ती में एक दूसरे के साथ कुश्ती भी करते रहते हैं, मारते भी हैं, पर कोई बुरा नहीं मानता। ऐसा ही एक सोल्जर रामलाल दूसरे का चॉकलेट खा लिया। बस इतनी सी बात पर बच्चों जैसे लड़ाई शुरू हो गई। रामचंद्र इन्हें छुड़ाने का ट्राई किया तो इसी को फटका पड़ गया। तभी मेजर शैतान यहाँ आता है और अपनी कंपनी को डिसिप्लिन और उसके करेज के बारे में बताता है। इनकी कंपनी कोई नॉर्मल लोगों की नहीं है, ये अखीर हैं जिनके पास में पूरी रेजिमेंट हुआ करती थी, पर अब बस एक बटालियन रह गई है, क्योंकि इनमें करेज तो होता है पर डिसिप्लिन नहीं, और जंग बस करेज से नहीं जीती जाती। अगर इन लोगों में सैनिक जैसा अनुशासन नहीं है तो ये लोग सैनिक कहलाने के भी लायक नहीं है। अभी पूरी चाइल्ड कंपनी मेजर से एग्री करती है और शायद अब आपस में लड़ना बंद कर दें। फिर मेजर रामचंद्र को अपने साथ ले गया और उसको बताया कि इनका पुराना रेडियो ऑपरेटर शहीद हो चुका है, इसलिए रामचंद्र यहाँ आया है, इसे अपने काम को सावधानी से करना होगा।
फिर मेजर ब्रिगेडियर से मिलने जाता है। शैतान को लोकल्स से पता चला कि 2 डेज में तूफान आने वाला है, इसलिए वो लोग ऊंचाइयों से नीचे आ रहे हैं, जबकि मौसम विभाग ने ऐसी कोई वार्निंग नहीं दी। फिर भी मेजर को लोकल्स के तजुर्बे पर भरोसा है। मेजर को लगता है कि चाइना तूफान से डरेगा नहीं, इनफैक्ट उसी का फायदा उठाकर इन पर रिजांगला से अटैक करेगा। मेजर को रिजांगला जाने की परमिशन चाहिए और साथ ही और ज्यादा ट्रूप्स और वेपन्स भी, बट कर्नल और ब्रिगेडियर अभी मेजर को और ट्रूप्स नहीं दे सकते, बट वे मौसम अगर साफ रहा तो इन तक वेपन्स का सपोर्ट पहुंचा देंगे। मेजर को रिजांगला जाने की परमिशन मिल गई। नाइट में सभी सोल्जर्स अपने अपने लव और फैमिली को याद कर रहे थे। इनको कोई आइडिया नहीं है कि जल्द ही क्या होने वाला है, न ही किसी को वॉर के एंड होने का पता है। वॉर कब तक चलेगी कुछ नहीं पता। मेजर शैतान भी अपनी वाइफ सुगंध को मिस करने लगता है और अपनी शादी की मेमोरीज को याद करता है। सुगंध को शादी के टाइम से पता था कि शैतान का ड्रीम आर्मी में जाने का है और सुगंध को तब भी शैतान पर प्राउड था और आज भी है। सुगंध मेजर को हैप्पीली सर ऊंचा करके ड्यूटी पर भेजती है और प्रॉमिस की थी कि अगर कल को शैतान को कुछ हो जाता है तब भी हमेशा प्राउड फील करेगी कि वो सच्चे देशभक्त की वाइफ है। ऐसी ही कुछ होप्स और फैमिलीज की मीठी यादों के साथ नेक्स्ट डे आ जाता है। उधर चाइना में चेयरमैन माओ का ऑर्डर आता है कि इन्हें नेक्स्ट 3 डेज में ही चुशूल एयरबेस पर कब्जा करना है, क्योंकि चाइना पर अदर कंट्रीज से वॉर रोकने का प्रेशर बढ़ चुका है। जल्द ही सीज फायर का ऑर्डर आएगा और तब जो सोल्जर जिस जमीन पर खड़े होंगे वही उनकी होगी। इसलिए चेयरमैन माओ 3 डेज में ही लद्दाख के एयरबेस पर कब्जा करने का ऑर्डर आर्मी को दे देता है। चाइना लगातार लद्दाख के एरियाज को अपने कब्जे में लेते जा रहा था और गांव में मिलने वाले सैनिकों को होस्टेज बनाकर उन्हें मार दिया करता था। इधर मेजर शैतान अपनी कंपनी के साथ रिजांगला आने लगता है। रिजांगला 17,000 फीट पर है। अब जाके रामचंद्र को समझ आया कि वो गोली बीमार पड़ने पर लेने के लिए नहीं थी, वो तो हाइट पर बॉडी को एडजस्ट करने के लिए थी। राम सिंह मेडिसिन लिया ही नहीं था, इसको उसी रास्ते में वोमिट हो गई, पर बाकी की टीम आगे बढ़ती रही। मेजर फिर वहाँ के चाइना और इंडियन बॉर्डर के पास वाले गांव में गया ताकि वहाँ के लोगों को हालात शांत होने तक नीचे जाने को बोल पाए और उनकी सेफ्टी का ध्यान रख पाए। पर ये लोग अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे। मेजर गाँव वालों की बहुत हेल्प करता है, सभी इसकी रेस्पेक्ट करते हैं। फिर मेजर ने अपनी कंपनी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग पोजीशन दे दी ताकि एक ही टाइम पर ज्यादा स्पेस को कवर कर पाए। मेजर अपनी कंपनी के साथ बिल्कुल फ्रैंक है, कभी उनकी स्टोरी सुनता है तो कभी गाने। मेजर के लिए बाकी सोल्जर्स इसकी फैमिली के जैसे थे। फिर मेजर को कर्नल और ब्रिगेडियर से इन्फो मिलती है कि चाइना ने 4-5 पोस्ट पर और कब्जा कर लिया है। बॉर्डर पर भारी ट्रूप्स की हलचल भी देखी गई है, बट अब इनका कांटेक्ट टूट चुका है। अब ये लोग बॉर्डर पर नजर नहीं रख सकते। तब मेजर अपनी खुद की एक लिसनिंग पोस्ट बनाता है जो चीनी सोल्जर्स के आने की न्यूज इन्हें देंगे। वो रास्ता बहुत ही छोटा था, पर मेजर को ट्रस्ट है कि दुश्मन यहीं से आएंगे। मेजर वहाँ लिसनिंग पोस्ट बनाने के बाद खुद दूसरे रास्तों पर नजर रखने गया, तभी दूर एक ब्लास्ट होता है। वो ब्लास्ट गांव में हुआ था। मेजर अपने साथ 3 सोल्जर्स को लेकर गांव की साइड भागता है। वहाँ सभी गांव वाले मारे जा चुके थे। दुश्मन सेना ने उन सभी को बेरहमी से मार दिया था। अभी भी कुछ दुश्मन सैनिक वही थे। मेजर अकेले उन सभी को ढूंढकर उन्हें खत्म कर देता है। तभी मेजर को चाइना की पूरी आर्मी अंदर आते दिखी। वो लोग 3,000 थे, बड़े हथियारों के साथ। मेजर कर्नल को इस मोमेंट के बारे में बता देता है, पर ब्रिगेडियर को आगे के एक्शन के लिए हेडक्वार्टर बात करनी होगी। तब तक शैतान को बिना कुछ किए बस पोस्टिंग संभालने को बोलता है, पर दुश्मन 3,000 हैं। वो लोग कभी भी इनकी पोस्ट तक आ जाएंगे। मेजर होल्ड नहीं कर पाएगा। तब ब्रिगेडियर मेजर को वापस आने के लिए बोलने लगता है, क्योंकि हेडक्वार्टर की परमिशन के बिना मेजर को ना तो वेपन्स भेजी जा सकती थी और ना ही फोर्स। फिर भी मेजर यहीं रुकने का डिसाइड करता है। मेजर बिना लड़े हार मानकर वापस नहीं जाना चाहता। मेजर के साथ यहाँ बस 120 सोल्जर्स ही है और दुश्मन की पूरी फौज। ये एक सुसाइड मिशन था। मेजर अपनी लाइफ का डिसीजन तो ले सकता था, बट अपनी कंपनी के अदर सोल्जर्स का नहीं। मेजर पूरी सिचुएशन सभी 120 सोल्जर्स को बता देता है और ये भी कि मेजर खुद तो पोस्टिंग छोड़कर नहीं जाएगा। अगर आज ये जगह इन लोगों ने खो दी तो चाइना के लिए जम्मू कश्मीर तक जाना इजी हो जाएगा। मेजर
सभी को बताता है कि ये यूनिफॉर्म बलिदान भी मांगती है और आज वही डे आ चुका है। फिर भी अगर कोई वापस जाना चाहता है तो जा सकता है। मेजर किसी को जज नहीं करेगा। मेजर की बातें सुनकर सभी 120 बहादुर यहीं रुककर लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, अपनी आखिरी गोली और आखिरी खून की बूंद तक। फिर प्रेजेंट में रामचंद्र को होश आ जाता है। आज 21 नवंबर है। वो सीज फायर की वजह से एंड हो चुकी है। अभी रामचंद्र अपने पूरे होश में है। रामचंद्र जल्दी कर्नल को बुलाकर 17 नवंबर की नाइट क्या हुआ सब कुछ डिटेल में बताने लगता है। पर अगर रामचंद्र की कोई भी बात झूठी निकली तो इसका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। रामचंद्र को अपनी कहानी का सबूत भी देना होगा। अभी रामचंद्र बताना स्टार्ट किया कि उस नाइट सभी दुश्मनों से लड़ने के लिए रेडी थे। मिडनाइट होते होते टेम्परेचर -24 डिग्री से भी कम हो गया था। हवा बॉडी को चीर रही थी। तभी इनकी साइड आते हुए कुछ हलचल दिखाई दी। दुश्मनों ने भेड़ों को टॉर्च बांधकर छोड़ दिया था ताकि इंडियन सोल्जर्स उन पर अटैक करें और दुश्मनों को हमारे सोल्जर्स की लोकेशन और नंबर्स का अंदाजा हो जाए। बट लिसनिंग पोस्ट पर जो सोल्जर दुश्मन के आने की मूवमेंट पर नजर रख रहे थे, उनमें से एक जानवर की स्मेल पहचान लेता है और कोई अटैक नहीं करता। फिर थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से 15-20 दुश्मन सैनिक भी आ जाते हैं, जबकि उस लिसनिंग पोस्ट पर बस 2 ही सोल्जर नजर रख रहे थे। तो मेजर कुछ सोल्जर्स के साथ कवर करने आ गया। आज की वॉर स्टार्ट हो गई थी। दोनों साइड से फायरिंग चल रही थी। हमारे सैनिक ऊंचाई पर थे पर दुश्मन सोल्जर के पास बिग गन्स थी, जिसकी वजह से उनके पास एडवांटेज था। एक ही फायरिंग से लिसनिंग पोस्ट तबाह हो गई। एक सोल्जर बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है। वो बाकी सोल्जर्स को वहां से भेज देता है ताकि खुद यही रहकर दुश्मन सेना को अपने साथ बम ग्रेनेड से उड़ा पाए। मेजर सोल्जर को परमिशन दे दिया और खुद एक चट्टान को बम ग्रेनेड से उड़ा दिया। मेजर के पास बिग गन्स नहीं है पर ये पहाड़ों को ही अपना हथियार बना लिया। दुश्मन सेना पत्थरों के नीचे दब जाती है और बहुत सारे दुश्मन मारे गए। बट ये तो कुछ ही दुश्मन थे। जल्द ही दुश्मन पूरी ताकत के साथ इन लोगों पर अटैक करने वाला है। अपना एक सोल्जर खोने के बाद सभी दुखी थे। दुश्मन सेना के पास इनसे अच्छा खाना और वेपन्स है। वो हर मामले में इंडियन सोल्जर्स पर भारी थे। ऊपर से 2 घंटे में तूफान आने वाला है और दुश्मन तभी इन लोगों पर अटैक करेगा। इन 2 आवर्स में सभी ने अगेन अपनी फैमिलीज को याद करना स्टार्ट कर दिया। शैतान खुद अपने बेटे को याद करने लगता है जो दिवाली पर इसका इंतजार कर रहा होगा। मेजर बताया कि बॉर्डर पर ये लोग कुर्बानी देते हैं और घर पर इनकी फैमिलीज कुर्बानी देती है। यही सब सोचते हुए 2 आवर्स निकल जाते हैं और बर्फ का तूफान स्टार्ट हो जाता है। इनकी रेडियो वर्क नहीं कर रही थी तो आगे से ना तो हेल्प मांग सकते थे और ना ही अपनी सिचुएशन बता सकते थे। इन लोगों के पास 3000 गोलियां भी नहीं थी ताकि सभी दुश्मनों को मार पाए। इसलिए मेजर गोलियों को केयरफुली यूज करने को बोलता है। फिर दुश्मनों की सेना आना स्टार्ट हो गई। मेजर ने ऑलरेडी 3 पलटन में अपने 120 बहादुरों को डिवाइड किया हुआ था। फर्स्ट पलटन दुश्मनों को रोकने में कामयाब हो रही थी क्योंकि बहादुर ऊंचाई पर थे पर दुश्मनों के पास बिग गन्स थी। दुश्मनों की सेना फर्स्ट पलटन को बहुत जल्दी डाउन कर देती है। मेजर फिर दूसरी पलटन के पास जाकर दुश्मनों का वेट करते हैं। दुश्मनों ने यहाँ आकर भी बिग गन्स चलाना स्टार्ट कर दिया। मेजर थर्ड पलटन को दुश्मनों की बिग गन न्यूट्रलाइज करने को बोलता है। बस थर्ड पलटन के पास ही ऐसी बिग मिसाइल्स थी जो इतना इफेक्ट कर सकती थी। मेजर थर्ड पलटन को भी अटैक करने को बोल दिया बट सभी मिलकर भी दुश्मनों को नहीं रोक पा रहे थे। धीरे धीरे बहादुर शहीद होते गए और गोलियां भी खत्म हो गई। दुश्मनों की सेना ऊपर आ चुकी थी और वीर बहादुर उनसे हाथों से फाइट कर रहे थे। कोई भी पीछे हटने को रेडी नहीं था। सोल्जर्स जानते हुए भी कि उनका शहीद होना तय है पर दुश्मनों के आगे नहीं झुक रहे थे। तब दुश्मनों का कमांडर मेजर को डाउन करने को बोलता है। तभी बाकी सोल्जर्स अपने आप रुक जाएंगे। दुश्मन सैनिक मेजर के साथ साथ उसके आसपास खड़े हुए अपने आदमियों को भी मार दिया। जिंदा बचे सोल्जर मेजर को कवर करके वहां से दूर ले गए ताकि मेजर को दुश्मनों के कब्जे में जाने से बचा पाए। रामचंद्र भी इन्हीं के साथ था। रामचंद्र बहादुरों को निहत्थे लड़ते और शहीद होते देख रहा था। रामचंद्र को गन चलाना नहीं आता। इसने आज तक एक भी सैनिक को नहीं मारा है। फिर भी मेजर के साथ ही रहना चाहता था। मेजर का अभी बचना
नामुमकिन था। तब मेजर रामचंद्र को खुद चुसूल जाने के ऑर्डर दे देता है ताकि वहाँ सभी को दुश्मनों के आने की वार्निंग दे पाए और रात को यहाँ जो भी हुआ वो स्टोरी सभी को बता पाए। 120 बहादुर भागे नहीं थे, उन्होंने देश के लिए लड़ना चूज किया था। ये दुनिया का जानना जरूरी था। फिर रामचंद्र के जाने के बाद दुश्मन और 1000 लोगों के साथ अटैक करने आए, पर यहाँ चारों साइड चीनी सोल्जर्स की ही डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। बस 120 बहादुरों ने इनके 1000 सैनिकों को मार दिया था। चुसूल पर तो और भी ज्यादा इंडियन सोल्जर्स मिलेंगे, उनको हराना इनकी औकात के बाहर है। चाइना खुद इस रियलिटी को समझकर यहाँ से वापस लौट गया और अपने डेड सोल्जर्स को भी उठाकर ले गया ताकि किसी को इस वॉर का पता ना चले। 120 बहादुर शहीद हो गए थे, पर उनकी ही वजह से दुश्मन सेना आगे नहीं आई। रामचंद्र की इस स्टोरी पर हाई कमांडर्स ट्रस्ट करना चाहते थे, पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अब तक रिजांगला में भारी बर्फबारी की वजह से सब कुछ बर्फ में दब चुका था। वहाँ कोई वॉर के सबूत मिले ही नहीं। फिर 3 मंथ्स के बाद बर्फ पिघलनी स्टार्ट हुई और सभी को 120 बहादुरों की डेड बॉडीज मिली। तब मेजर और बाकी शहीदों को फुल रेस्पेक्ट दी गई। इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है।